हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? वेलकम टू ह्यूमैनिटाज़। एंड आज हम CUET UG के जो इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ कर रहे हैं उसका दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ उनको हम डिस्कस करेंगे एंड बाकी अदर फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के एंड तक तुम बने रहना, तुम काफ़ी कुछ पढ़ लोगे इसमें, ठीक है? तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे जो भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट MCQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अभी तक क्या किया हमने? अगर तुमने नहीं देखा तो देख लेना। हमने अभी तक एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कर लिया है, इसके क्वेश्चंस हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? बाकी अगर तुमको ज़्यादा क्वेश्चंस लाइक टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करनी है तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। बट अभी के लिए हम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के इंपॉर्टेंट MCQs पे फोकस करेंगे जो कि थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए। सो आज हमारा चैप्टर रहेगा ये वाला, फिर आने वाले वीडियोज़ में हम आगे आने वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके। सो पहले मैं तुमको बता दूँ टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है? CUET UG 2025 का ह्यूमैनिटीज़ तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड वेरियस अदर ह्यूमैनिटीज़ के जो स्ट्रीम है सब्जेक्ट्स के उसके लिए, ठीक है? नाउ तुम टेस्ट पेपर्स ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा तुम एंड में लेना। अगर तुम ये वीडियो एंड में देख रहे हो बिल्कुल ही, तो तुम्हारे पास अभी टेस्ट सीरीज़ का टाइम नहीं है एंड उसके डेट्स आ चुके हैं। बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, लाइक अगर तुम अप्रैल में वीडियो देख रहे हो, मिड अप्रैल के अराउंड, तो तुमको मैं रिकमेंड करूँगा एंड तुमको पता भी है इवन कि टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो एट जस्ट 299 तुमको ये टेस्ट सीरीज अवेल हो जाएगा एंड इसमें ये सारे पर्क्स तुमको मिलेंगे, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। एंड आई एश्योर कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो कि हम एक्सपर्ट्स ने बनाई है मिलकर बैठ के, ये NTA के लेवल की टेस्ट सीरीज़ है एंड लाइक बहुत सारे टेस्ट सीरीज अरे गहरे चलते हैं मार्केट में। वी डोंट डू दैट बिजनेस, ठीक है? Enroll in the test series, take a demo test and see what we offer, ठीक है? For free. Okay, so ये रही बात टेस्ट सीरीज की और टेस्ट पेपर्स की। Now let's delve into the video. Okay, so the first question is assertion reason टाइप का क्वेश्चन है अगेन इस बार भी। assertion, the European Union, जो यूरोपियन यूनियन है, इवॉल्व हुआ है फ्रॉम अ प्योरली इकोनॉमिक ग्रुपिंग इनटू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ ट्रू फैक्ट। तुमने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे होंगे, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो एक क्वेश्चन भी है ये पूरा अपने आप में। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2 अगेन मैं बता रहा हूँ, हम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 के तौर पे देखेंगे, ना कि असर्शन और रीजन के तौर पे। क्या स्टेटमेंट नंबर 1 की तरह स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है? द इंटीग्रेशन प्रोसेस, द यूनिफिकेशन प्रोसेस जो था, लेड टू द क्रिएशन ऑफ common foreign security and even defense policies among the member state, which is also true. So both the statements are absolutely true. दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ऑप्शन C एंड D नहीं हो सकते हैं। अब हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी, दैट इज हमको ये वेरीफाई करना है कि क्या स्टेटमेंट 2 एक रीज़न है स्टेटमेंट नंबर 1 का, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही इसलिए बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 2 उसको सही बताता है। इकोनॉमिक ग्रुपिंग से पॉलिटिकल ग्रुपिंग बन गया वो, ठीक है? क्योंकि उसकी कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी और इवन डिफेंस पॉलिसी थी। आई फील दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जब आप इंटीग्रेट करते हो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ को तो एक पॉलिटिकल आउटलुक क्रिएट हो जाता है, ठीक है? वो एक इकोनॉमिक आउटलुक नहीं होता, उसकी एक डिफेंस पॉलिसी हो जाती है, ठीक है? केवल ट्रेड पॉलिसी नहीं, उसका एक यूरोपियन यूनियन का ये भी तो देखो तुम, एक पार्लियामेंट है खुद का। सो दैट इज़ द थिंग। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में अबाउट इवन तुम लोग कन्फ्यूज हो अगर काफ़ी सारे बार ट्राई करके भी, तुक्का लगा करके भी, सो आई वुड से कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बट हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गेम नहीं खेल रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वाकई में ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है? सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best explains why the European Union has been able to assert influence on global trade issues? Now यूरोपियन यूनियन से एक बात याद आई, जितने भी इसकी टाइमलाइन है, ठीक है, वो सब याद होनी चाहिए तुमको। लाइक क्रोनोलॉजी तुमसे पूछ सकते हैं, कौन सी ट्रीटी कब हुई कहाँ हुई। इवन जो छोटा सा बॉक्स भी है तुम्हारे NCERT में, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ उनको भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? ओके, सो which of the following best explains why the European Union has been able to assert influence on global trade issues? ठीक है, यूरोपियन यूनियन अपना इन्फ्लुएंस कैसे जमा पाया है ग्लोबल ट्रेड इश्यूज में, ठीक है? इट्स मिलिट्री अलायंस विद नेटो मेंबर्स, द साइज ऑफ इट्स GDP, ये तो सही है। इट्स हिस्टोरिकल टाइज विद फॉर्मल कॉलोनीज, इट्स डिसेंट्रलाइज नेशनल पॉलिसीज। आई फील मिलिट्री अलायंस की वजह से ट्रेड इश्यूज में आप कुछ नहीं कर सकते कुछ खास, ठीक है? आई गेस इससे ज़्यादा बेटर पॉइंट हमारे पास B है। बट हिस्टोरिकल टाइज विद फॉर्मल कॉलोनीज ओज नथिंग टू दिस इशू, ठीक है? टू दिस सब्जेक्ट, टू दिस टॉपिक। डिसेंट्रलाइज नेशनल पॉलिसी तो है ही नहीं, यानी सेंट्रलाइज नेशनल पॉलिसीज़ हैं,
ठीक है, पता है ना तुमको, सेंट्रलाइज नेशनल पॉलिसीज, लाइक सारे कंट्रीज़ की एक ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब हमने भी जस्ट पढ़ा था. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. बहुत बार हो सकता है कि तुमको ऑप्शंस बहुत ईजी सा क्वेश्चन लगे बट उसके ऑप्शन ट्रिकी हो सकते हैं. तुम जल्दीबाजी में ऑप्शन सी या डी या ए भी टिक कर सकते थे, आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब बहुत बार ये क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की कि भैया एक बात बताइए कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लाइक एक चैप्टर में इतने सारे फैक्ट्स याद कैसे करें, और चैप्टर की बात नहीं है, ये बुक की बात है. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ फैक्ट शीट. ठीक है, उसमें सारे फैक्ट्स होंगे, बट अगेन दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन. वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज वो फैक्ट शीट है. अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, क्या वो फैक्ट था उसमें? कुछ कहीं कोई फैक्ट नहीं था, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. कंसेप्चुअल क्वेश्चन में तुम मात खा जाओगे. फैक्ट याद करना बहुत ईजी है. एनपीटी कब साइन हुई, आसियान का फॉर्म हुआ, नेटो का फॉर्म हुआ, सेंटो का फॉर्म हुआ, ये सब याद हो सकते हैं तुमसे. बट इस तरीके के क्वेश्चंस, इसमें तुम्हें ठहराव चाहिए. ठीक है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए माइंड में. ठीक है, ओह शिट. ठीक है, मेरे को भी बोर्ड पे स्टेबिलिटी चाहिए. वेल, लेट्स गेट टू द न्यू क्वेश्चन. What was one of the primary reasons behind the creation of Organization for European Economic Cooperation after World War II? World War II के बाद, ठीक है, प्राइमरी रीज़न क्या था OEEC को बनाने का? इसकी फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है, क्या रीज़न था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन? और मार्शल प्लान कब आया था बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ. मार्शल प्लान कब आया था? ठीक है, OEEC कब बना था ये भी बताओ तुम. ठीक है, मार्शल प्लान के बाद ही जस्ट अगले साल ही बना था, याद रखना. ठीक है, और ऑल्सो ट्रीटी ऑफ रोम कब हुई थी? रोम ट्रीटी. ठीक है, और उसके बाद ये बताओ तुम, ट्रीटी कोल एंड आयरन ट्रीटी, कोल ट्रीटी कब हुई थी? ये भी याद रखना है तुमको. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं. OEC क्यों बनाया गया था? ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ कॉमन करेंसी, टू चैनल अमेरिकन एड अंडर द मार्शल प्लान, टू क्रिएट अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड टू अडॉप्ट यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग से एक ट्रीटी हुई थी. नाम बताओ कौन सा ट्रीटी था? लिस्बन. नाम बताओ उसका. इसके लिए नेटो थी इनके पास. यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत नहीं बनी थी, बट नेटो थी इनके पास, मिलिट्री अलायंस. कॉमन करेंसी के लिए अलग से ट्रीटी हुई थी. अमेरिकन एड अंडर द मार्शल प्लान. ठीक है, मार्शल प्लान जैसे ही आया था, कब तक आया था? 1947 से लेकर 1951 तक, 4 सालों के लिए आया था ना. कितने बिलियन डॉलर थे? 13 बिलियन डॉलर थे. ठीक है, US डॉलर्स थे. अब इसको तुम, इतने सारे कंट्रीज हैं यूरोप में, उसको कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? उसके लिए तुम्हारे पास एक ट्रीटी और एक ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है ना. वो कैसे डिवाइड होंगे उसके लिए बनाया गया था OEC. ठीक है, तो ये था तुम्हारा ये मार्शल प्लान को चैनलाइज करने के लिए, बांटने के लिए OEC बनाया गया था. ठीक है, तो ये याद रखना तुम. शेंगेन एग्रीमेंट सुना है कभी? तुम्हारे बुक में है. ये सिग्निफिकेंट क्यों है? शेंगेन एग्रीमेंट कब हुआ था? याद रखो, बताओ कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में याद करो. ठीक है, मैं बता दूंगा, तुमको याद नहीं रहेगा. शेंगेन एग्रीमेंट क्यों हुआ था? ठीक है, मिलिट्री फोर्स नहीं, मैंडेटेड कॉमन फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन नहीं, बिल्कुल भी. लेड टू द इमीडिएट अडॉप्शन ऑफ द यूरो बाय ऑल मेंबर्स, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ये था इसका आंसर, ऑप्शन बी. शेंगेन एग्रीमेंट हुआ ही था इसलिए कि जो इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं, वो ख़त्म हो जाएं. यानी कि अभी जो तुमको पता है, यूरो सारे कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया जाता है. एंड तुमको ये भी पता होगा कि ये लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंच एक आदमी है. ठीक है, वो स्पेन में जा सकता है, वो ऑस्ट्रिया में भी जा सकता है, वो किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जा सकता है बिना किसी हर्डल के. वो किस ट्रीटी के वजह से पॉसिबल है? शेंगेन एग्रीमेंट, शेंगेन ट्रीटी, ये याद रखना तुम. ठीक है, इसी की वजह से वो पॉसिबल है. आ रही बात समझ में? कौन सी एग्रीमेंट थी? शेंगेन एग्रीमेंट. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब जापान का आर्टिकल 9, उसके कॉन्स्टिट्यूशन का सारे, अब तुम ये मत बोलना कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी याद करना होगा, नहीं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में फैक्ट है इसलिए आ गया क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में आ गया. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 को किस नाम से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? अ क्लॉज मैंडेटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, नो, जापान के पास न्यूक्लियर सही नहीं. ऑल्सो शेंगेन एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? याद रखना, शेंगेन एग्रीमेंट इंटरनल बॉर्डर जो मूवमेंट थे उसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेट करता है. यानी कि कोई भी कंट्री के जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वापस में मतलब माइग्रेट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री बिना किसी प्रॉब्लम के. 1985 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, याद करो. ठीक है, साउथ एशिया की. द रिनेंसिएशन ऑफ वॉर एंड द थ्रेट ऑफ, ये इसका करेक्ट आंसर है.
आर्टिकल 9 ऑफ जापान कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि वो वॉर और यूज़ ऑफ फोर्स को कभी नहीं करेगा सपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट में। और आर्टिकल 9 की 5 आर्टिकल आई गेस, उसके तहत जापान की एक स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं होगी, ठीक है, समझे। ये तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 9 ये है कि रिनंसिएशन ऑफ वॉर, वो वॉर नहीं लड़ेगा और उसके लिए उसके पास आर्मी भी नहीं होगी, एंड वो किसी भी तरीके के फोर्स को वो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया को कौन सा जो इनमें से ऑप्शन है वो डिस्क्राइब करता है मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है। साउथ कोरिया में ऐसा क्या हुआ था कि उसको कहा गया मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है, हान रिवर है वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन आफ्टर कोरियन वॉर। रैपिड, अच्छा कोरियन वॉर कब हुआ था बताओ, याद रखना पड़ेगा तुमको, कोरियन वॉर कब हुआ था, ठीक है। रैपिड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, the immediate adoption of Western political system, extensive foreign military bases on its territory। बताओ बताओ। इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रैपिड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको प्यार से कहा गया था एक्सपोर्ट्स के थ्रू मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है, समझ में आया। तो दिस वाज द थिंग। द लिस्बन ट्रीटी आ गया, लिस्बन ट्रीटी 2009 का, ओके दे भी रखा है। 2009 का जो लिस्बन ट्रीटी हुआ था वो क्यों हुआ था। इवन अगर यहाँ तो यूरोपियन यूनियन बोला गया है, कहीं मैचिंग में तुमको लिस्बन ट्रीटी दे दिया होता तो तुम पता नहीं क्या ही कर लेते, जिनको नहीं पता था लिस्बन क्या है, ठीक है। फिर खैर जो भी हो, लिस्बन ट्रीटी का मेन एम क्या था, यूरोपियन यूनियन को डिसॉल्व करना, हो ही नहीं सकता। एक्सपैंड द यू टू इंक्लूड एशियन मेंबर्स, ये भी अजीब सही ऑप्शन लग रहा है। मैंडेट अ सिंगल यूरोपियन लैंग्वेज, ये थोड़ा सही लग रहा है। स्ट्रीमलाइन यू इंस्टीट्यूशन एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। गवर्नेंस है इसका मेन इशू, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के गवर्नेंस में जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको डील करने के लिए एक लिस्बन ट्रीटी हुई थी 2007 में, जो कि इफेक्ट में आई थी 2009 में, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है बेस्ट वे में ARF को, बताओ। कॉमन एशियन मिलिट्री फोर्स, नहीं, कॉमन आसियान की मिलिट्री फोर्स है ही नहीं, ये याद रखना तुम लोग, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ, नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपने मेंबर स्टेट को उसको रिप्लेस नहीं करता है। EU नहीं है ये याद रखना। यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन डिफेंस पॉलिसी है, सुपर नेशनल पॉलिसी है, बट आसियान की नहीं है ऐसा। आसियान के मेंबर स्टेट्स के पास, जो मेंबर कंट्रीज, उनके पास इंडिपेंडेंस है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। आसियान कोई दबाव नहीं डालेगा। आसियान के कंटेक्स्ट में इसलिए ऑप्शन गलत है। इट ड्राफ्ट्स बाइंडिंग ट्रीटी, अगेन कुछ भी आसियान में बाइंडिंग नहीं होता है, EU में बाइंडिंग हो सकता है, आसियान में कभी भी कोई भी चीज़ नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। इंडिपेंडेंस है आसियान मेंबर्स में, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग। इनफॉर्मल डायलॉग होता है सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इशूज़ में, और इनफॉर्मली इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े क्या बोलते हैं मीटिंग रूम्स में नहीं होता है, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे में होता है आसियान रीजनल फॉरम डायलॉग्स, ठीक है, और मेंबर स्टेट के बीच में ही होता है। नाउ कम्स मैचिंग क्वेश्चंस, ठीक है। कोल एंड स्टील कम्युनिटी, कोल एंड स्टील ट्रीटी हुई थी, कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनती है। देन तुम्हारे पास ऑप्शंस में यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी भी है, OEEC भी है, ठीक है। तो OEC तो हमने भी डिस्कस किया, सेकंड का B ही हो जाएगा। नाउ सेकंड का B कहाँ है, सेकंड का A नहीं हो सकता, सेकंड का A नहीं हो सकता, तो या तो A है या तो C है, ठीक है। यूरोपियन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई थी इकोनॉमिक एड और पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। तो फर्स्ट का तो A ही है, तो फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C, वाओ, फोर्थ का D, ये इजी हो गया तुम्हारे लिए। यूरोपियन पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक फॉरम प्रोवाइड करता है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या करती है, क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस अमंग आसियान स्टेट्स, तो ये याद रखना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ रोम कब साइन हुई थी। अगेन ये मुझे लगता है एक सीरीज़ में ही है, ठीक है। फर्स्ट का ये 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन हुई थी, NCERT में फैक्ट है तो याद रखना। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी सबको पता है, 1992 में यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बना था इसके तहत, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरो, 2002 में कॉमन करेंसी आई थी यूरो, ठीक है। और शेंगन एग्रीमेंट 1985 में आया था, ये हमको पता है, ठीक है। एंड शेंगन एग्रीमेंट के तहत क्या आया था, इंटरनल जो मूवमेंट थी लोगों की वो फ्री करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट को अरेंज करना है। राजीव गांधी चाइना को विजिट करते हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, हाई लेवल विजिट्स होते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज हाई लेवल विजिट्स तो बहुत बार हुए, 1980s में हुए हैं बहुत हाई लेवल विजिट्स। राजीव गांधी लेट 1980s में जाते हैं, 1986 के अराउंड जाते हैं, 86 में जाते हैं। टॉक्स टू रिजॉल्व बॉर्डर इशूज़ इनिशिएटेड। आई गेस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, बट
हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं, सबसे पहले सेकंड आएगा तुम्हारा, हटा दो इस ऑप्शन को, ठीक है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ, एक ही वॉर होता है 1962 में। देन राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। इनमें से कौन सा नहीं साइट किया जाता है एज अ बेनिफिट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेटेड सिंगल मार्केट? यूरोपियन यूनियन का सिंगल मार्केट है, कॉमन फाइनेंस पॉलिसी है, ठीक है, कॉमन टैक्सेशन पॉलिसी है, उनकी खुद की अपनी मार्केट पॉलिसी है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट पॉलिसी है। उसका बेनिफिट इनमें से क्या नहीं है? इनहेंस ग्लोबल ट्रेड बार्गेनिंग पावर, ये तो मिल ही जाता है बिकॉज इनकी खुद की फाइनेंस पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो नेगोशिएट करने में बहुत ज़्यादा इनके पास एक बिग हैंड होता है। यूनिफाइड डिफेंस पॉलिसी नहीं, यहीं पर मात खा गए तुम लोग, डिफेंस पॉलिसी नहीं हो सकती है। अ कॉमन करेंसी ये हो सकता है, इंक्रीज इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ओवर नेबरिंग रीजन्स, ये पक्का है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, तो ये बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ ड्राइवर ऑफ साउथ कोरियाज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? साउथ कोरिया का हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग, बट इनमें से कौन सा उसका रीज़न नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे लैंड रिफॉर्म्स हुए साउथ कोरिया में, ये तुमको पढ़ लेना चाहिए केस स्टडीज़ की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत अच्छी है साउथ कोरिया की, तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, ओवर रिलायंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये थोड़ा सा देख के लग रहा है सस्ता ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत है, ठीक है, बिकॉज इफेक्टिव गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इसके पिलर्स है तीनों, ठीक है। ये एक कोई सा भी पिलर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी? चाइना की ओपन डोर पॉलिसी आई थी, याद करो कब आई थी, हर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता, ठीक है, तुम बताओ कमेंट में कब आई थी चाइना की ओपन डोर पॉलिसी। नाउ इनमें से कौन सा आइडेंटिफाई नहीं किया जाता एज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ चाइना ओपन डोर पॉलिसी? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंक्रीमेंटल ओपनिंग ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, एब्सोल्युटली करेक्ट। encouragement of foreign investment and technology transfer, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तीन तो मेन ही फीचर्स थे इसके। इमीडिएट, होलसेल प्राइवेटाइजेशन, इमीडिएट आ गया इसमें। ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल, इमीडिएट तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। होलसेल प्राइवेटाइजेशन अकेन टू शॉक, सिमिलर टू शॉक थेरेपी, ये नहीं था। चाइना में शॉक थेरेपी नहीं आई थी। शॉक थेरेपी तुमको पता है यूएसएसआर जब टूट गया था उसके बाद रशिया में आई थी और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में आई थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस था, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑड वन आउट। नाउ लास्ट में तुमको फिर से मैं याद दिलाऊंगा, तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अगेन एट जस्ट 299, एंड इसमें तुमको सब कुछ मिलेगा लाइक पॉल साइंस एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स के लिए। अगेन मैं बता दूं, पॉल साइंस पर सब्जेक्ट 299 है, एंड बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए सिमिलरली तुमको 299 पे करने होंगे। बट टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अपॉन दिस, एंड तुमको हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, ठीक है, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस को डील करोगे, एंड हमारी मेंटरशिप भी तुमको मिलेगी, ठीक है। सो तुम कंसिडर कर सकते हो, मैं बार बार नहीं बोल सकता, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट चैप्टर हम डील करेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, बाय बाय।